You are currently the only person in this conference. Organic. Good evening, everyone. Good evening, sir. ओके आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और केटीजी का कुछ बेसिक आइडिया ले लेंगे। पिछले क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए थे। आज मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा वो वोल्यूम पर रहेगा। एक क्वेश्चन हमने किया है। हाँ मल्हार बताइए। सेकंड। अच्छा क्वेश्चन कर लिया क्या आपने? वेरी गुड, वेरी फास्ट। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। ट्राई दिस वन। मैं जानबूझ के थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चंस ज्यादा ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा फंबल करते हैं। आपने सेकंड कहा क्या? हाँ सर। ओके हाँ श्रावणी बताएं। सर सेकंड। गुड। देखो कोई भी बच्चा आंसर कर रहा है तो उसके बाद ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया अब हमको करने की जरूरत नहीं है। उसने आंसर किया है, ठीक है। आप
भी कोशिश कीजिए हर बार एक ही बच्चा आंसर करे ये जरूरी नहीं है, और अगर देर से भी आंसर आता है तो इट्स ओके। आज जो अपना फाइट है वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का नहीं है। वो बच्चे बोलते हैं कि सर हम कर लेते हैं लेकिन वो टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, होना इंपॉर्टेंट है। टाइम आज लग रहा है तो कल कम हो जाएगा, लेकिन करोगे ही नहीं तो टाइम भी लगेगा और होगा भी नहीं। आप ये क्या आंसर है आपका? The same. ओके, सेकेंड आंसर। ओके, तो 3-4 बच्चों ने कॉन्फिडेंटली आंसर किया है। हम लोग अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो, सब बेसिक बेसिक बातें हैं, कोई ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें नहीं यूज होता। एक अजीब तरह का प्रोसेस है, देख रहे हो आड़ा तिरछा, वो तो ऐसे करके इसने डॉटेड लाइन बना दिया है। अदरवाइज अगर हम सीधे सीधे ये डॉटेड लाइन नहीं बनाए और डायरेक्टली अगर ये प्रोसेस दिखाते तो ज्यादा डिफिकल्ट दिखता। लाइक ऐसे करके दिया हुआ ये प्रोसेस, और यहाँ पर ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और ये यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और ये हमको शेडेड डायरेक्शन यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है, एंड द प्रोसेस इज गोइंग इन दिस फैशन। अब कोई भी प्रोसेस इस तरह का हम लोग ने कभी डिफाइन ही नहीं किया है, लेकिन बात ये नहीं कि ये प्रोसेस देखने में कैसा है। जो पूछ रहा है क्या वो किया जा सकता है, हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, V0, 3V0। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर का एरिया क्या होगा। अब कोई बच्चा नॉर्मल मैथमेटिकल दिमाग से सोचे तो कहेगा सर इसका तो फंक्शन चाहिए होगा, तब हम उसको dx करके इंटीग्रल निकालेंगे तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा माइंडफुल बंदा होगा वो देखेगा कि पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ के अंदर का एरिया है, मतलब कहीं ना कहीं ये वर्क डन की बात पूछी जा रही है हमसे। दिस एरिया इज नथिंग बट द वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू। और हमको कह रहा है कि इफ द हीट सप्लाइड, ये डेल्टा क्यू हमको दिया गया है, डेल्टा क्यू गिवन। अब डेल्टा यू अगर थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान में हो कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अगर ये हम यूज करें तो कहीं कहीं कुछ बात बन सकती है। ये तो गिवन है ही, ये तो हमारा गिवन है 20 P0 V0, ये गिवन है। अब इसका क्या करें, तो इसके लिए हमने बताया था, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एन सी वी डेल्टा टी। इसका कोई और फॉर्मूला है नहीं। कोई भी प्रोसेस हो, ये अजीबोगरीब प्रोसेस के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस ए टू बी। तो यहाँ पर ये जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है वो प्रोसेस दिया हुआ है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशंस में हमारा टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। हमने बार बार आपको बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेचर अपने मन से साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर P0 V0 हमने टेम्परेचर भी ले लिया T0, और देखोगे यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 9 T0। कैसे? अगेन P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। किसी भी दो स्टेट को रिलेट करने के लिए ये किया जाता है, हमने बताया था। अब तुमको टेम्परेचर का डिफरेंस मिल गया, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cb हमारा होता है 3/2R, हमने ये रटवाया है। तो ये वाला जो डेल्टा यू है ये निकल जाएगा, तो डेल्टा यू को निकालो, तो एन Cb दैट इज 3/2R एंड डेल्टा टी 9 T0 माइनस T0 8 T0। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा n 12R T0। बट वेट, हमारा डेल्टा यू T0 के टर्म्स में नहीं होना चाहिए, P0 V0 के टर्म्स में होना चाहिए। T0 तो हमारा एजम्पशन है। तब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर जहां पर हमने टेम्परेचर लिया है इस पॉइंट पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज P0 V0 इज इक्वल टू NR T0। ये हमारा तो वैलिड होना चाहिए। तो T0 को हम लोग P0 V0 डिवाइड बाई NR ऐसा लिख सकते हैं। अब इस T0 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर देखोगे NR 12 T0 को हटाओ और उसकी जगह पर P0 V0 बाई NR डालो।
एनआर विल गेट कैंसिल्ड और ये आ जाएगा 12 पी नॉट वी नॉट। अब ये 12 पी नॉट वी नॉट आ गया, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, ये 20 है, तो 20 माइनस 12 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 8 पी नॉट वी नॉट ही आएगा। तो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हुए। अब ये क्वेश्चन उनके लिए जरूर डिफिकल्ट हो जाएगा जिनको कनेक्ट करने नहीं आता या किसी भी एक पार्ट में उनका इशू है, उनको किसी भी नहीं याद हो रहा, या तो उनको वो टेम्परेचर वाली जो बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर अगर हमको नहीं दिया गया तो टेम्परेचर को पिक्चर में कैसे लाना है, ये उनको ध्यान में नहीं रहा। तो ये सब छोटे छोटे जो डिस्कशन के दौरान बताए गए। अब ये सब कंबाइन होकर हमारा प्रॉब्लम में आसान बनाता है। अब ये सब छोटी छोटी बातें इग्नोर करते हैं बच्चे, उनको लगता है कि जब हमको टेम्परेचर पूछा जाएगा तभी हमको टेम्परेचर पर ध्यान देना है, इसके अलावा तो ये बेकार की चीज है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते। और जो बच्चा ये छोटी छोटी बारीकियां समझता है उसको क्वेश्चंस में सारे क्लू दिखने लगते हैं कि अच्छा ये दिया है तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो सारे बच्चे इसको कोशिश करें। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 4-5 बच्चे और बाकी बच्चे या तो कोशिश ही ना करें या फिर आंसर आए तो भी नहीं। आप लोग कोशिश कीजिए। जो भी अगर लगता है कि इतना डिस्कशन के बाद भी अगर हमारा कोई पॉइंट रह गया है इस क्वेश्चन के रिलेटेड कि सर ये वाला आपने कैसे किया, तो भी तुम यू कैन रेज द क्वेश्चन, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं देखूंगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो। सी ट्राई दिस वन। ये सब काफी अच्छे क्वेश्चंस माने जाएंगे। और जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, डिस्कशन क्लास हमने आज नहीं रखी है क्योंकि हम सिलेबस को थोड़ा प्रायोरिटी दे रहे हैं। कल मॉर्निंग में आपकी डिस्कशन क्लास होगी और जिन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं पेपर रिलेटेड 6:30 आपकी मैं एक सेशन लगा देता हूँ, 6:30 आप ज्वाइन कर लेंगे। जिनको भी डिस्कशन में भाग लेना है, इट्स नॉट की कंपलसरी है और उसमें सिर्फ पेपर डिस्कशन होगा 6:30 to 7:30 1 आवर। कोशिश करेंगे हम उस 1 आवर में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस हो जाए। तो रेगुलर क्लास को डिस्टर्ब किए बिना हम पेपर्स के डाउट सुबह में कल 6:30 to 7:30 ले लेंगे। ओके हाँ आप ये बताएं। The first option. Pressure increases continuously. Okay, let's see. मल्हार आपका क्या ओपिनियन है? हाँ सर फर्स्ट ही है। ओके आदित्य? सेम आंसर? सॉरी आध्या? हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके श्रावणी, कृष्णा, एनीवन हैव डिफरेंट यस सर फर्स्ट। ओके मेरे को अब वो लोग हैंड रेज करें जो कॉन्फिडेंटली इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें आंसर से ज्यादा इसके एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है। ओके आई नीड एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड आफिया, चलिए बताइए कैसे किया आपने? सर मैंने ऐसे किया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उससे मैंने V/T निकाला और वो Okay. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था। PV इक्वल्स टू nRT, तो P by V आपने क्या निकाला? V by T। ओके V/T। ओके ओके NR by P बिल्कुल सही बोल रहे हो अभी तक। और फिर सर मैंने उस पे 3 लाइंस प्लॉट की पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके ऐसा क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्लोप के, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। ओके तो फिर A गुड से B जाते वक्त प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ओके वेरी गुड। मल्हार आपका क्या है? हाँ सर यही किया था। बराबर।
आद्या, सेम एनालॉजी? हाँ सर, यही मेथड की थी। बराबर। देखो, मैं एक और, ये जो मेथड है ये मैं अभी इसको होल्ड करता हूँ। एक और मेथड तुम लोग को थोड़ा बताता हूँ, देखो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वो मेथड और ये मेथड को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है, क्या ये लाइन के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर वो पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट की लाइन है ये, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इतना तो बोल सकते हैं ना हम लोग? यस और नो? ये जो लाइन ए बी हमारी जो ड्रॉ की है हमने, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो और पीछे तक करोगे तो ये जो स्लोप होगा ये पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो क्या हम इसको v इज इक्वल टू सम a टाइम्स t प्लस b ऐसा लिख सकते हैं क्या? वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ये सब नो बताओ। y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है? नाउ ये हमने इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अभी एक मिनट तुम लोग, मुझे जो लग रहा है कि तुम लोग स्मॉल ए बी से परेशान हो। ये स्मॉल ए बी, ये जो लाइन में हमने यूज किया वो स्मॉल ए बी का कोई मतलब नहीं इससे। तुम इसको कैपिटल ए कैपिटल भी लिख लो, मेरे को लिखने में गड़बड़ हुआ। देयर इज नो रिलेशन विद दैट ए बी एंड दिस ए बी। और कहोगे तो मैं इसको m और n लिख दूंगा, p q लिख दूंगा, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को कोई भी एक पॉजिटिव नंबर कांस्टेंट लेना था, मैंने ए बी ले लिया। और कोई भी गैस चाहे कोई भी लॉ को ओबे करे, आइडियल गैस इक्वेशन को तो ओबे करेगा ही। और हमको चूंकि प्रेशर पर कमेंट करना है तो व्हाई नॉट वी रिप्लेस दिस v इन टर्म्स ऑफ p, और व्हाई शुड वी नॉट रिप्लेस दिस t इन टर्म्स ऑफ p। कोई भी एक काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बात तो इस ग्राफ से तय है कि a टू b हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये दोनों बातें बहुत ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो कोई भी एक हम इसको रख सकते हैं और दूसरे को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है हमारे पास, तो वी को हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी। तो एन आर टी अपॉन पी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। यहां से अगर हम P के बारे में देखें तो P इज एक्चुअली वो हाउ मच, NR इज सम कांस्टेंट। रिमेंबर, मैं इसके बदले C लिख देता हूं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर कांस्टेंट्स, तो ये हो जाएगा सी टी अपॉन ए टी प्लस बी। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन है। अब इसको डायरेक्टली ग्राफ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको डायरेक्टली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल बात है, यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन निकाल के इस चीज पर बात करना थोड़ा मुश्किल है। सी टी ए टी प्लस बी, इसके बाद नहीं, ये इक्वेशन का ग्राफ तुम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। एक बार तुम लोग को ये ग्राफ भी दिखाते हैं, रुको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है? ये ऐसा इक्वेशन का ग्राफ दिखता कैसा है, एक बार वो समझने की कोशिश करो, फिर वापस हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये देखो एक बार, विजुअल है। ये इक्वेशन में हमने 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 2 ऐसा करके एक इक्वेशन बनाया अपने मर्जी से। ct प्लस 80 ct डिवाइड बाई 80 प्लस b ऐसा कुछ था। p को हमने y की तरह लिखा है y, और t को हमने x की तरह लिखा है। तो ct डिवाइड बाई 80 प्लस b, ये जो रिलेशन है c की जगह 4, a की जगह 3 और b की जगह 2, हमने ऐसे रैंडम कुछ नंबर ले लिया, पॉजिटिव नंबर्स लेने थे। और उसके बाद हमने ग्राफ को देखा। निगेटिव वाले ग्राफ को सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारा जीरो से जो राइट साइड में ये जो ग्राफ जा रहा है, सिर्फ यही हमारा ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो नो वन शुड गो इन निगेटिव साइड। इसलिए ये तो खैर मैथमेटिकल ग्राफ है, इसलिए हम लोग को निगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों दिख रहा है। अदरवाइज हम लोग को इतना ही एक ग्राफ दिखना चाहिए। We can see the graph is keep on increasing asymptotically meet to some point, कोई पॉइंट पर मीट करेगा। और ये जो वैल्यूज है, इसमें तुम अगर चेंज करते हो, लाइक इसको हम लोग बोल देते हैं 2 और इसको बोल देते हैं 5, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये कुछ उसी तरह से हमारा जीरो से ये जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये इंक्रीज करता करता एक एसिम्प्टोटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, फाइनली जाके एक लाइन पर टच हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली मीट करना। तो प्रेशर इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, प्रेशर डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। इस तरह से आई मीन जो हमारा नेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कीप ऑन इंक्रीजिंग है। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है इस केस में बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अगर हमको ये ग्राफ जो हमने तुमको प्लॉटर पर दिखाया, अब हमारे पास तो प्लॉटर रहेगा ही नहीं, तो आप लोग का जो लॉजिक था वो जो आफिया ने दिया, दैट इज ऑल्सो गुड, कि हम लोग को v बाई टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रादर। ये अगर हम देखें और 3 लाइन अगर हम लोग या 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये जो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्लोप है और इस पॉइंट पर जो स्लोप है, हम देख रहे हैं कि स्लोप कमता जा रहा है, और इसके आगे जाएंगे तो स्लोप और कम होगा। स्लोप कम होने का इसका मतलब कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, तभी तो स्लोप कम होता जा रहा है। और ऐसे आगे लाइन करते जाएंगे तो ये लाइन और ज्यादा इस तरह से नीचे चलता चला जाएगा। हाँ बताइए। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन ग्राफ वाली विजुअल नहीं है, मैं उसको वापस चेंज कर देता। अच्छा हाँ सॉरी, तो यहाँ पर जैसे दो हमने, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला यहाँ ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अगर हमने कोई भी 2 लाइन, क्योंकि वीटी ग्राफ पर अगर हम आइसोबारिक लाइंस ड्रॉ करें, मतलब कांस्टेंट प्रेशर का 2 लाइन, प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो एनआर बाई पी कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर से एक लाइन हमने ड्रॉ करा, तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ये सब आइसोबारिक प्रोसेसेस है। तो किस प्रोसेस में प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा और किस में कम होगा, हमको ये देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका स्लोप ज्यादा है और स्लोप में p डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रेशर ज्यादा है। इसके बाद प्रेशर यहाँ पर स्लोप कम हो जा रहा है, ये एंगल कम हो जा रहा है, इसके बाद एंगल और कम हो जा रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एंगल कम होता जाएगा। एंगल का कम होना मतलब स्लोप का कम होना। स्लोप क्या है? एनआर बाई पी। तो स्लोप अगर कम हो रहा है मतलब पी बढ़ रहा है, तभी तो स्लोप कम हो रहा है।
वी बाई टी एन आर बाई पी होता है। तो यहाँ पर रादर देन कि हम इस तरह की इक्वेशंस बना के करें, हम डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन हमको इक्वेशंस बनाने आने चाहिए। याद होगा तुम लोग को, हमने एक क्वेश्चन आप कराया था कि एक स्ट्रेट लाइन है, निगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और टेम्परेचर पर कमेंट करना था। तो हमने आपको ये हिंट दिया था कि दोनों पॉइंट पर अगर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाए तो मिडिल पॉइंट निकाल के और वहीं पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, ऐसा करते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद की कहानी क्या, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ बच्चों को हमने हिंट दे के छोड़ दिया था ट्राई करने के लिए। कितने क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया? एनीवन? किसी ने भी उस क्वेश्चन को ट्राई किया? मैं एक डेटा के साथ उस क्वेश्चन को दोबारा लेता हूं और इस बार वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं जानबूझ के अलग अलग रखूंगा। मैं ये क्वेश्चन तुम लोग को एकदम से रट्टामार याद करवाना चाहता हूं। वैसे तो मैक्सिमम चांस है कि दोनों पॉइंट पर मल्टीप्लिकेशन सेम होगा और मिडिल पॉइंट निकालना होगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तुम लोग का AITS में भी पूछा जा सकता है, तुम्हारा रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज में पूछा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि इतना भी डिफिकल्ट है कि पूछा ही नहीं जा सकता। मेडिकल के बुक में हमने ये क्वेश्चन देखे हैं। मान लो ये 3P नॉट कर दिया हमने और इसको V नॉट कर दिया, और यहां पर हमने इसको V नॉट कर P नॉट किया और यहाँ पर हमने 2V नॉट कर दिया। बस एक चेंज किया हमने यहाँ पर। अगर मैं इसको 3V नॉट कर देता तो बिल्कुल वही कहानी रिपीट हो जाती, लेकिन हमने इसको चेंज करके अब दोनों पॉइंट पर यू कैन सी द मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सेम। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन है 3P नॉट P नॉट, we have 2P नॉट P नॉट. So in this scenario, we can't simply say the pressure will be, the temperature will be maximum at the middle point. 3P naught plus P naught by 2, V naught plus 2V naught by 2. Wrong हो जाएगा वो। आंसर अभी भी अगर पूछा जाए, कमेंट बोलने किया जाए कि क्या होगा टेम्परेचर के साथ, तो अगेन वो आंसर अभी भी सही है कि टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases. लेकिन what is the maximum temperature? That is a question we should answer. और जैसे मैंने कहा था कि इसको करने का एक तरीका ही है कि इसका हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और ये जो लाइन है ना, ये किसी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जब लाइन एक्सिस को कट कर देता है ना, तो इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है। अगर तुम लोग को याद हो, कुछ टाइम हो गया, लेकिन तुम लोग को ये इक्वेशन हमने लिखना सिखाया था। अगर ये y है और ये अगर x है, और अगर कोई भी लाइन इस तरह से अगर दी हुई है, ये अगर मान लो हमने 4 ले लिया, ये अगर हमने 3 ले लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। कैसे? सो x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ये हो जाता है इक्वेशन। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह से लाइन दी जाती है ना कि दोनों एंड को कोई भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल जाता है। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट को तुम 1 और कोई भी एक पॉइंट को 2 ले लो, और ये 1 2 का चॉइस टोटली अपना है। तुम ए को 1 लिए हो, तुम बी को भी 1 ले सकते थे। इट्स टोटली आवर चॉइस। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x1 y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x2 y2, ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर x1 y1, x1 में हमारा हो जाएगा v नॉट और y1 में हमारा हो जाएगा 3p नॉट। सिमिलरली यहाँ पर x2 में हो जाएगा हमारा 2v नॉट और y2 में हमारा हो जाएगा p नॉट। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उनको x1 y1 और x2 y2 से हम डिनोट करेंगे, और कोई जनरल पॉइंट है उसको x और y से। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, ये भी आपको बताया गया, वैसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको, दैट इज x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। ये एक जनरल इक्वेशन होता है, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको।
अब इस पूरे डिस्कशन के लिए x जो है वो हमारा v है, y जो है वो हमारा p है, x1 जो है वो हमारा v0 है, x2 जो है वो हमारा 2v0 है, y1 जो है वो हमारा 3p0 है, और y2 ये हमारा p0 है। तो ये सारी चीजें, ये तो खैर स्टैंडर्ड इक्वेशन है x और y में, और हमको इससे p और v के बीच में इक्वेशन लिखना है। तो पहला काम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना होता है, और मैक्सिमम बच्चे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं उनसे यही दिक्कत है कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही नहीं लिख पाएंगे। उनको हमने कितनी बार सिखाया, कितनी बार बताया, बट वो पता नहीं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उनसे उस समय, अगर अभी मैं 4 बार इसका ये आंसर बता रहे हो क्या आप श्रावणी, इस क्वेश्चन का 9 PV डिवाइडेड 4NR? ओके, लेट्स सी। एक बच्चे का शायद आंसर है 9P0 V0 बाई NR, ऐसा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहला जो इसका टास्क है कि इसका इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है v माइनस v0 डिवाइड बाई 2v0 माइनस v0 इज इक्वल टू p माइनस 3p0 डिवाइड बाई p0 माइनस 3p0। यहां से v माइनस v0 डिवाइड बाई v0 इज इक्वल टू p माइनस 3p0 डिवाइड बाई माइनस 2p0। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, और हम इस 2p0 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सबको राइट हैंड साइड रखेंगे। v को एज अ फंक्शन ऑफ p निकालने की कोशिश हो रही है। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, v बाई v0, या फिर इसको ऐसे लिखो v माइनस v0 इज इक्वल टू v0, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p माइनस 2p0 माइनस यहाँ पर 3p0 डिवाइड बाई माइनस 2p0। ये 2p0 को बारी बारी से दोनों में डिवाइड कर दिया, ये p0 विल गेट कैंसल्ड, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 का टर्म आ जाएगा। यानी कि v कैन बी रिटन एज p v0 माइनस 2p0, और ये माइनस माइनस 3/2 v0 प्लस v0। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आया वो क्या आया, देखो माइनस v0 बाई 2p0 p प्लस 5v0 बाई 2। दिस इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, या x इज इक्वल टू mx प्लस y my प्लस c, जो भी तुम v और p में एक रिलेशन आ गया। हम चाहते तो इसको p इन टर्म्स ऑफ v भी निकाल देते हैं। हमने v इन टर्म्स ऑफ p निकाला है। v0 जितने भी हमने लिखे हैं वो सब कांस्टेंट है, उनके लिए परेशान मत होना, ये 2p0 है। पहले तो ये काम कॉन्फिडेंटली करने आना होना, अगर ये कॉन्फिडेंटली नहीं करोगे तो इसके बाद का काम बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक बार हमारे पास ये रिलेशन अगर आ गया है और हमको टेम्परेचर पर कमेंट करना है, वी हैव टू कमेंट ऑन टेम्परेचर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली रिप्लेस दिस p इन टर्म्स ऑफ t। इस p को हम लोग इन टर्म्स ऑफ t रिप्लेस कर देंगे, फिर v एज अ फंक्शन ऑफ t या t एज अ फंक्शन ऑफ v, ऐसा कुछ आ जाएगा। और वो कैसे करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। हम P को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो P को हम लोग लिख सकते हैं nRT अपॉन V। ये हमारा, अब यहाँ पर P है तो इसको nRT बाई V लिख देंगे। देखो तो V इज इक्वल टू माइनस V0 बाई 2P0 nRT अपॉन V प्लस
5v0/2। अब थ्रू आउट अगर v से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये v से अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v को ही रिप्लेस कर दोगे क्या इन टर्म्स ऑफ t? हाँ ऐसा ही कर लो। ये थोड़ा सा जैसे हमने यहाँ पर p को रिप्लेस किया है v को रिप्लेस कर दो, थोड़ा आसान होगा, नहीं तो इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये गलत नहीं हो रहा, इससे मैनिपुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट तुम अगर v को रिप्लेस कर दोगे ना तो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे p को रिप्लेस करने की कोशिश की हमने, वैसे ही v को भी कर सकते थे। v कैन बी रिटन एज nRT/p। अब देखो इससे क्या फायदा होगा कि v को तुम सीधे सीधे nRT/p जैसे लिखोगे तो -v0/2p0 इंटू p प्लस 5v0 ना, (5v0/2). अब nr एक कांस्टेंट की तरह है और p से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/nr। ये p से यहाँ मल्टीप्लाई होगा -v0/2p0 p स्क्वायर प्लस 5v0/2 इंटू p। ये क्वाड्रेटिक इन p हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन p, और p स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब कि अगर t और p का ग्राफ होगा तो ये कनकेव डाउनवर्ड ऐसा कुछ ग्राफ होगा, तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा की बात जरूर आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। एक बार में ये क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आएगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा। पेशेंटली सुनना है, पेशेंटली देखना है, जहां से भी छूट जाए कोई बुराई नहीं है, इट टेक्स टाइम। ये जो इक्वेशन है ना, इस एनआर को कुछ देर के लिए छोड़ दो, इग्नोर करो। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ है। और जब भी कोई इस तरह का इक्वेशन होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो और कोई सी का टर्म नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो प्लस में, तो ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसा दिखेगा, इस तरह का ग्राफ होगा, और ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। दिस इज द टी मैक्स। अब यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो करने के लिए क्या करेंगे, dt/dp इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब इस पूरे इक्वेशन को t के टर्म्स p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर। सुनने में ये सारी बातें बहुत बड़ी लगती हैं, बट पहली बार ही ये बड़ा दिखता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में dt/dp आएगा, उसको मैं 0 से इक्वेट कर दे रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में डायरेक्ट लिखता हूँ 1/nr कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो। ये v0/2p0 ये भी एक कांस्टेंट है, सो माइनस v0/2p0 और dy/dp ऑफ p स्क्वायर प्लस 5v0/2 dy/dp ऑफ p एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये 1/nr को हटाओ तो ये क्या बन जाएगा, -v0/2p0 इंटू dy/dp ऑफ p स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p प्लस dy/dp ऑफ p ये हो जाएगा 1 5v0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको p के लिए सॉल्व करना है। अब इसके बाद कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, v0 दोनों में है, हटा दो, 2 यहां से गया, तो यहाँ पर -p/p0 is equals to -5/2, minus will get cancelled and p is equals to 5p0/2। यानी ये वो प्रेशर है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अब हमारे पास टेम्परेचर का एक्सप्रेशन ये हमने निकाला था, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर। जो भी p है उसकी जगह हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। दिख रहा होगा तुम लोग को। लास्ट स्टेप दैट आई एम डूइंग, टी मैक्स डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा ही। सो 1/nr
minus V naught by 2 P naught into P square 25 P naught square upon 4 plus 5 V naught by 2 into 5 P naught by 2. तो P naught will get cancelled और यहाँ पर 25 P naught V naught by 8 ऐसा कुछ टर्म आ रहा है 1 by NR minus 25 P naught V naught by 8 plus 25 P naught V naught by 4. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 25 P naught V naught अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मतलब सॉल्व करेंगे तो और यहाँ पर NR तो 8NR ये हो गया हमारा टी मैक्स का फाइनल एक्सप्रेशन जो कि क्वेश्चन का डिमांड था। ये बड़ा क्वेश्चन होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सर इसका कोई सिंपल मेथड है। अनफॉर्चुनेटली इसका सिंपल तरीका नहीं है। क्या क्या किया हमने, मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं। जैसे ही ये क्वेश्चन आए इस प्रोसेस को पहचान लो। इस प्रोसेस में पहला टेस्ट करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेम आ गया, लाइफ आसान। मिडिल पॉइंट निकालो और आइडियल कैसे करो जो पिछले दिन हमने बताया। लेकिन ये बराबर फर्स्ट जॉब इज टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इसके लिए ये जो तरीका है, थर्मल एक्सपेंशन में भी तुमने देख लिया, थर्मोमीटर में भी देख लिया, स्केल जब भी बनाते हैं सब में ये चीज यूज होता है। ये बहुत कॉमन लॉजिक है। लीनियर जब भी कोई चीज एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर वेरी करती है तो इसी तरह वेरी करती है, उनके बीच में इसी तरह का रिलेशन बनता है। x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, याद है? p माइनस पी नॉट p 100 माइनस पी नॉट, t माइनस टी नॉट t 100 माइनस टी नॉट, बिल्कुल वही रिलेशन है। और उससे हमने इक्वेशन निकाल दिया, यहां तक ये वही पार्ट है। अब हमारा v और p में एक रिलेशन आ गया था, हमने इसको कन्वर्ट किया v और t में। तो उसके लिए क्या किया हमने, v को nRT बाई p से रिप्लेस करके t और p के बीच में एक रिलेशन बना दिया जो कि एक क्वाड्रेटिक है। तुमको ये जानने का भी जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से क्यों पास करेगा, ये सब जानने की जरूरत नहीं। जैसे ही हमारा ये क्वाड्रेटिक आ गया तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dt by dp is equals to 0 बिकॉज यहाँ पर से हम बोल सकते हैं t इज अ फंक्शन ऑफ p। इसका मैक्सिमम मिनिमम करना हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं p के रेस्पेक्ट में और इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो हमने इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, वहां से p का वैल्यू आया उसको इसमें पुट कर दिया, p मैक्स आ गया। एवरीवन गेटिंग द थिंग? मैं चाहूंगा कि 2-4 बच्चे इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी करें, कोई ऐसा नहीं है कि प्लीज डू क्रॉस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले देखिए, ये देखो, ट्राई दिस वन। नहीं बच्चे, ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया फिर श्रावणी। इस क्वेश्चन का आंसर 25 पी नॉट वी नॉट बाई 8 ऐसा कुछ आएगा।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वो जो ए से सी एरो पॉइंट कर रहा है वो नीचे पॉइंट कर रहा है या ऊपर? ये नीचे है, साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये साइकिल। दिस इज पी, दिस इज वी। ओके, वेरी गुड। ऊपर बताएं क्या आंसर है आपका? सर सेकंड ऑप्शन। ओके, आद्या आपका? सर थर्ड ऑप्शन। ओके, मल्हार आपका? थर्ड। ओके, जैसे देखो, इस क्वेश्चन को मैं अभी पूरा सॉल्व ना करूं, सारे बच्चे ध्यान दें, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, कीप डूइंग। बट कुछ चीजें जो आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। हमसे क्या पूछ रहा है? यू ए माइनस यू सी, ठीक है? तो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। अब तुम देख के बताओ, यहाँ का टेम्परेचर मैंने टी नॉट रखा, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या 8 टी नॉट नहीं होगा? तो जब इसका टेम्परेचर 8 टी नॉट है तो इसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा ना सी का, और ए का इंटरनल एनर्जी कम होगा। और हमसे यू ए माइनस यू सी पूछ रहा है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू निगेटिव ही आनी चाहिए। इसलिए अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो हम इन दो ऑप्शंस को तो ऐसे ही हटा सकते हैं, नहीं हो सकता। तो कम से कम तुम्हारा 50% जो चांस है वो बन गया क्वेश्चन को करेक्ट करने का। और हमने कुछ भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। जो काम किया है हमने टी नॉट और एट टी नॉट, ये तो बस देख के ही हो, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। एक बार जब हमको ये टेम्परेचर वाली बात दिमाग में बैठ गई कि कभी भी जब भी कोई ग्राफ हमको मिले, खास करके पीवी के टर्म्स में, तो टेम्परेचर को तुरंत असाइन करना ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका एडवांटेज मिलता है। सिर्फ इस बात से ही तुम इस बात को समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आंसर निगेटिव ही होना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अब बस उसमें से एक करेक्ट करना है। अब जैसे थर्ड वाले बच्चे ने, दो बच्चों ने इसको कंफर्म किया, तो होपफुली दिस विल बी द आंसर। हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। बट गेस वर्क के लिए तुम सोचो कितना जल्दी ये क्वेश्चन दो ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया। अब कोई भी बच्चा अगर तुक्का भी मारता है तो उसका थोड़ा सा जो तुक्का है वो वेल जज तुक्का होगा, मतलब उसके सही होने के चांसेस 50% हो जाएंगे, जो कि पहले 25% थे। तो जब अच्छा पढ़ाई करोगे और थोड़ा ब्रॉड तरीके से चीजों को देखोगे, तो बहुत बार क्या होगा कि तुम्हारा तुक्का भी सही होने लगेगा, क्योंकि तुम एवी 1 2 3 4 नहीं कर रहे, तुम कुछ लॉजिक देख के उसके बाद चीजों को एलिमिनेट कर रहे हो। बाकी बच्चे, आफिया आपका भी थर्ड ही आंसर है? हाँ सर थर्ड। बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा भी हाँ, थर्ड ही है। ओके। सो मैक्सिमम बच्चों ने थर्ड आंसर किया है, बट मैं फिर भी अभी भी बहुत सारे बच्चों को एक बार भी हैंड रेज करते हुए नहीं देख रहा हूँ। साची का अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ। उन्नति एक बार भी आंसर नहीं है बच्चे। कनक एक बार भी आंसर नहीं किया आज आपने। So 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a thermodynamic cycle as shown in the figure. एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये साइकिल है, वर्डन निगेटिव होगा अगर टोटल साइकिल की बात की जाए। UA and UC are the internal energy at A and C, then UA minus UC. Okay. यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अगर हम देखें टोटल वर्क डन, तो और डेफिनेटली यहाँ पर
जरूरत ही नहीं है अपने को वर्डन वगैरह निकालने का, डायरेक्टली आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है तो अपन सीधे डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी ऐसा यूज कर लेंगे। बस डेल्टा टी अपने को क्या लेना है, बस ये ध्यान रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी नॉट माइनस 80 नॉट तो 7 टी नॉट। तो यहाँ पर 1 मोल है तो 1, मोनोएटॉमिक है सो 3/2 आर, और टी नॉट माइनस 8 टी नॉट। और भूलना नहीं है कि टी नॉट हमारा पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, एन तो 1 है तो ये आर है। अब यहां से -7 आर टी नॉट, सॉरी 21 होगा ना, 3 जा, वी कैन राइट -21 आर बाई 2 और टी नॉट की जगह पी नॉट वी नॉट अपॉन आर ये लिख देंगे। तो डायरेक्टली ये 10.5 माइनस 10.5 पी नॉट। अरे वाह, टेम्परेचर एट ए भी दे दिया है, हमने ये ध्यान नहीं दिया था। टेम्परेचर एट ए दे दिया तब तो हमारा क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो गया था। अब तो कुछ करना ही नहीं था बच्चे, यही पर आंसर हो गया था। ठीक है ना। ये एक दो क्वेश्चन में वैसा लेना चाहूंगा जहां पर अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालने का बात है, और उसमें भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ये देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स याद है? कोई बता सकता है कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज बल्क मॉडुलस, बताइए आध्या। सर माइनस ऑफ पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी में भी ठीक है। एक्सेस प्रेशर, चलिए ये हाँ सर, हिंट सॉरी है, डेल्टा। ये हिंट है, इस क्वेश्चन के लिए ये हिंट है। कनक हो गया क्वेश्चन? ओके मल्हार, क्या है आपका आंसर? थर्ड। थर्ड, ओके। आफिया आपका? The third option. गुड। आध्या? हाँ सर, थर्ड ऑप्शन। ओके, मैं बाकी बच्चों को अभी करने का टाइम दे रहा हूं, आप ऐसे गिव अप कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, स्पीड बाद में आती है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। अशरा बताएं कौन सा आंसर है? नक्षत्रा कौन सा आंसर है आपका? सर थर्ड। Third option. गुड गुड गुड। किसी का भी अगर कोई डिफरेंट आंसर है तो प्लीज वो बोल्डली कहे। आई मीन देखो क्या है, अपना गलत अगर कुछ होता है तो उससे कुछ तुमको अच्छा सीखने ही मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड जो 2-4 बच्चों ने अगर बताया वो हमेशा सही हो, क्या पता कुछ सबने सेम मिस्टेक किए हो। मैंने कई बार ये चीज देखी है कि एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे बच्चे रिपीट करते हैं, इसलिए ये मान लेना कि वही आंसर सही है, ये सही नहीं है। तुम अपना करो,
जो आए वही आंसर करो। An ideal gas undergoes an adiabatic process according to the law Tv to the power half is equals to constant. If the gas is at pressure P and temperature T at a certain instant, the value of adiabatic modulus of elasticity. अब ये modulus of elasticity, ये चीज अपने को ध्यान देनी। तो हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी प्रोसेस के लिए क्या होता है और डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी क्या होता है, अगर वो प्रोसेस पी वी टू द पावर एक्स हो, ये शायद हमने करवाया है, नहीं तो अभी देख लो, क्योंकि ये हमारा साउंड वेव में भी काम आने वाला है। दिस प्रोसेस और दिस थिंग इज गोइंग टू रिपीटेड इन साउंड वेव। लैप्लास करेक्शन करके आता है, वहां पर स्पीड ऑफ साउंड वेव में इसकी जरूरत पड़ती है। और मैं जस्ट ले रहा हूँ, गामा भी ले सकता हूँ, बट बेटर है कि तुम एक्स लेके चलो। ये कोई प्रोसेस है जिसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जानते हैं, पॉलीट्रॉपिक। अब इस तरह के प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपली डिफरेंशिएटेड। किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में कर दो। So that means dy dv of pv to the power x is equals to dy dv of c। अब ये दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करेंगे, p इंटू dy dv of v to the power x प्लस v to the power x dy dv of p। और यहां पर तो राइट हैंड साइड में ये जीरो हो जाएगा। हमारा पूरा का पूरा कंसर्न इस टर्म पर होना चाहिए, ये चीज भूलना नहीं है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको पहुंचना कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन में तुम अन्यास कुछ भी करते जाओगे तो कुछ भी होता चला जाएगा, लेकिन हमको पहुंचना कहाँ है, अगर ये ध्यान में रख के करोगे तो चीजें थोड़ी सिंपल दिखेंगी। अब देखो, अब यहां से डी बाई डी वी और वी टू द पावर एक्स, एक्स इज ए कांस्टेंट, 3 4 2 1/2 ऐसा कुछ कांस्टेंट, तो इसको बोल सकते हैं p x इंटू वी टू द पावर एक्स माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। एंड प्लस v टू द पावर x dp बाई dv दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये इसको मैं ऐसा कुछ लिख दे रहा हूं, x इंटू p v टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस v टू द पावर x dp अपॉन dv। अब ये v टू द पावर x माइनस 1 को तुम अगर ध्यान से देखो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x p v टू द पावर x डिवाइड बाई v ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस v टू द पावर x dp बाई dv। मैं जानबूझ के एक दो स्टेप्स बढ़ाता हूं ताकि तुम लोग को एकदम से तकलीफ ना जाए कि सर ये कैसे हो गया। ये जो v बचा है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, x इंटू पी ये हमारा हो जाएगा माइनस dp इंटू वी अपॉन dv। अब इसके बाद जो बचा है वो औपचारिकता है, इस v को बस नीचे लेके आना है। तुम देखोगे x इंटू पी इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, और यही वो टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। यानी कि ये बात अब प्रूव हो गई, और इसको चाहो तो तुम याद कर लो, रिमेंबर दिस। कोई भी हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसके लिए बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन x इंटू पी होता है। तो मैं यहां पर एक बोल्ड स्टेटमेंट में लिख देता हूं, फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस pv to the power x is equals to constant, bulk modulus is equals to x into p। अब ये x इस प्रोसेस के लिए क्या है, तो यहां पर तो pv to the power x के टर्म्स में नहीं है चीजें। तो मैंने कहा था जब भी pv to the power x के टर्म्स में नहीं है तुमको लाने की कोशिश करनी है। कैसे लाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, t को रिप्लेस करना है, तो pv इज इक्वल टू nRT, तो t को pv बाई nr से रिप्लेस कर देंगे, तो pv अपॉन nr इंटू v टू द पावर हाफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
अब v का पावर 1 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो तुम देखोगे p v to the power 3/2 is equal to some another constant हो जाएगा। x मिल गया 3/2, 3/2 by p, 3/2 into p will be your answer। तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, ये सब सिंपल सवाल तो नहीं है। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं मतलब उन्होंने रियली होमवर्क किया है, क्योंकि ये सब सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं। मैंने अच्छे बच्चों को ये सब क्वेश्चन में फंसते देखा है। तो जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को हैप्पीली कर पा रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा सीखा है थर्मोडायनेमिक्स। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन, try this one। Okay, good। आदित्य, कृष्णा, आज आंसर्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं आंसर्स। हाँ नूपुर बताएं क्या है आंसर आपका? सर फोर्थ ऑप्शन। Okay, everyone getting the same answer or anyone have different answer? I wish कि सबका आंसर सेम ही है। जिसका भी आंसर डिफरेंट हो वो माइक अनम्यूट करके आंसर बता सकता है। ओके, सबके आंसर सेम है। मेरे को ये बताओ, ये प्रोसेस में तो अगर तुम लोग ने सबने सेम आंसर निकाला है तो नो डाउट तुम लोग ने एडियाबेटिक प्रोसेस ही यूज किया होगा, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरा बस एक क्वेश्चन है कि तुमने क्यों किया ऐसा? कौन है जो इस बात को एक्सप्लेन करेगा? व्हाई वी यूज दिस कॉन्सेप्ट P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा? व्हाई? कृष्ण, सर वो वहाँ लिखा है कि सडनली कंप्रेस्ड किया। ओके, सो सडनली कंप्रेस्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या पता चलता है? देखो, सडनली वर्ड जहां भी क्वेश्चन में दिख जाए नो डाउट तुम उसको एडियाबेटिक प्रोसेस से करना, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है। अगर मान लो भूल जाओ रीजन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना इस बच्चे ने बताया वो भी क्वेश्चन करने के लिए इनफ है। अमलाल बताइए क्या है? सर जब हम सडनली कंप्रेस करते हैं तो हीट एक्सचेंज को टाइम नहीं मिलता, तो हीट एक्सचेंज को जीरो मानते हैं। यही बात, वेरी वेरी गुड। कोई भी बॉडी के साथ, सिस्टम के साथ जब कोई हीट का एक्सचेंज होता है तो वो एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। जैसे
तुम लोग इसको थोड़ा सा मैकेनिक से अगर रिलेट करो तो स्प्रिंग के बारे में सोचो। स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होने या कॉम्प्रेशन चेंज होने या एक्सपेंशन होने या चेंज होने में एक टाइम डिले होता। बिना उस टाइम के वो कॉम्प्रेशन अचानक से बढ़ जाएगा घट जाएगा ऐसा नहीं होता। तो जब भी कोई कोलिजन वगैरह होता है तो हम मान के चलते हैं कि स्प्रिंग जो है वो एज इट इज है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो जब भी कोई सडन प्रोसेस होता है तो हीट एक्सचेंज मस्ट टेक सम टाइम। हीट एक्सचेंज में टाइम लगता है, एकदम झटके से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा कभी भी। तो जब भी क्वेश्चन में सडनली वर्ड यूज हो जाए, इमीडिएटली, सडनली, टायर बस्ट करना, ये सब एकदम से सडन प्रोसेस है और सडन प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता बिकॉज उतना टाइम नहीं होता। इसलिए हम सीधे सीधे इसको एडियाबेटिक प्रोसेस पर डालेंगे। और अगर ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं समझ आ रहा तो यू सिंपली रिमेंबर कि भाई ऐसा कुछ होता है कि सडनली जब हो क्वेश्चन में तो हम एडियाबेटिक यूज करते हैं, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आई डोंट थिंक कि इसके बाद कुछ बताने की जरूरत है। नॉर्मल कैलकुलेशंस है, सॉल्व कर सकते हो, दोनों क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो इसमें कन्वर्जन करने का भी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इन एसआई, हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की भी बहुत सारी वैरायटी है। मैंने अभी रेफ्रिजरेटर पर एक्चुअली वो क्वेश्चन में खोज रहा हूं, अगर मिल जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। रेफ्रिजरेटर एक कंप्लीट साइकिल में कितना हीट रिजेक्ट करता है, ऐसा करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, पता नहीं तुम लोग ने देखा होगा। वो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं मिल जाए लेकिन वो दिख नहीं रहा अभी। ऐसे कार्नो इंजन के तो काफी सारे क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। मतलब लगभग 10 जूल जब हम एनर्जी देते हैं तो उसके लिए 110 जूल वो एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज कर। हाँ चलो ठीक है, मिल गया वो क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। चलिए और सीता आप भी कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिए। ओके, आसान हो गया क्या ये क्वेश्चन? हाँ नुपुर बताइए क्या है आंसर आपका? फोर्थ ऑप्शन। सबका सेम आंसर है जितने बच्चों ने हैंड रेस किया है? ओके, ये शायद वो क्वेश्चन नहीं था जो रेफ्रिजरेटर व्हिच कोएफिशिएंट ऑफ 5 extract heat from cooling chamber at the rate of 250 the refrigerant required for। हाँ ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर वो सिंक से इतना जूल पर साइकिल एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो सराउंडिंग को वो कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन होता है। तुम लोग देखोगे, मेरे को एग्जैक्टली वो क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा बट है, वो क्वेश्चन है तो वो आपका अभी सबका यही आंसर आया होगा। तो कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब बीटा का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। बीटा हमारा होता क्या है, तो हमने हमेशा याद आपको कराया है कि इसको कैसे याद करना है। रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर में हमारा आउटपुट क्या होता है, Q2, कितना ज्यादा हीट निकाले, डिवाइड बाई कितने उसके लिए हमने इनपुट वर्क किया, इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी, वो हमारा इनपुट वर्क है।
तो ये हमारा होता है Q2/W। अब चूंकि W डायरेक्टली नहीं गिवन होता तो हम लोग W को Q1 माइनस Q2 लिखते हैं, तो यही एक्सप्रेशन हमारा Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 होता है। बट अपने को ये फॉर्मूला की जगह यही ज्यादा काम आएगा। बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5, बोल रहा है एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कूलिंग चैम्बर एट द रेट ऑफ 250 जूल, यानी Q2 हमारा 250 दिया हुआ है, कर रहा है फॉर द वर्क डन रिक्वायर्ड पर साइकिल, तो बेसिकली W ही निकालने बोल रहा है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। मैं एकदम से उसके डेरिवेशंस पर नहीं जाऊंगा, कुछ बेसिक आइडिया तुम लोग को देता हूं ताकि कल की क्लास में थोड़ा काम हमारा आसान हो। हाँ बोलिए। सर क्या आप अपकमिंग संडे को एक डाउट सेशन रख सकते हैं प्लीज? हाँ रख लेंगे। वैसे नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे को हम तुम लोग को बुलाने वाले हैं ऑफलाइन सेशन के लिए, होपफुली नहीं, लगभग फाइनली है। 14th को तुम लोग का ऑफलाइन सेशन होगा। कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है ना उस दिन? नहीं सर, अब खत्म हो गया 11th का। मतलब AITS तो है बट टर्म एग्जाम तक तो खत्म ही हो गया। 14 को आप लोग का एक ऑफलाइन सेशन होगा। वैसे संडे को रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। और 14 को तुम लोग दिमाग में रखो, मॉर्निंग में ही अपन एक सेशन रखेंगे। टाइमिंग वगैरह में थोड़ा टाइम अभी थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो बता दूंगा, एक ऑफलाइन सेशन रखेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी हम एक प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिराइव करने वाले हैं कि प्रेशर एग्जैक्टली लगता कैसे है। कोई भी गैस किसी भी वॉल पर, जैसे हमारा जो गैस है वो किसी कंटेनर में ही कन्फाइंड होगा, तो उसके वॉल पर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर कैसे लगता है। तो उसके लिए 2-3 बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको आने चाहिए, और ये न्यूटन्स लॉज से ही रिलेटेड है। तो मैं डायरेक्टली काइनेटिक थ्योरी का नाम ना लेके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह इसको तुमको वापस से रिकॉल कराने की पर कोशिश करता हूँ। और अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो हम डायरेक्टली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशन के साथ इस पूरे डेरिवेशन को देखेंगे। जैसे मान लो ये एक दीवार है और एक मार्बल जिसका मास है m, और ये v वेलोसिटी से इस वॉल की तरफ जा रहा है, और ये वॉल है इलास्टिक वॉल। सबसे पहले तो कितने बच्चे बताएंगे कि इलास्टिक वॉल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक वॉल? एनीवन? ओके, आधे आप बताएं। सर जो अपने इनिशियल कंडीशन को वापस से रिगेन कर ले। इलास्टिक वॉल का मतलब सिंपल सा अगर मतलब देखोगे तो जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसी स्पीड से ही रिटर्न बैक होगा। दैट मीन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग it will take a speed v in opposite direction. This is the meaning of elastic wall. और inelastic wall होता तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती। सुपर इलास्टिक के बाद में ये क्या होता है, v बढ़ जाता है, बट हम लोग उसको कभी डिस्कस नहीं करते। हम लोग इलास्टिक और इनइलास्टिक ऐसा डिस्कस करते हैं। 3 तरह का, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या कराएगा, और यही बाउंड जैसे गुथा हुआ आटा यहाँ से जाएगा, टकराएगा और यही नीचे गिर जाएगा। कहोगे सर चिपक भी तो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट वो स्विंग वाली वेलोसिटी नहीं होगी। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि टकराया लेकिन उस स्पीड से वापस नहीं आया, और एक हुआ कि टकरा के उसी स्पीड से वापस आ रहा है। उसी स्पीड से वापस आना इलास्टिक, कम स्पीड से वापस आना इनइलास्टिक। चिपक जाना या वही गिर जाना परफेक्टली इनइलास्टिक। ये सारी परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये सब चीजें हमने कोलिजन के दौरान बताई हैं। मेरा अभी ये सब डिस्कशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बात में इंटरेस्ट है कि इलास्टिक वॉल
के साथ जब कोलिजन होता है तो स्पीड सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है। और बहुत बार यहाँ पर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और ये आंसर कर देते हैं 0। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये 0 नहीं होगा। एक मोमेंटम हमारा लेफ्ट की तरफ है, एक मोमेंटम हमारा राइट की तरफ है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर मैं पी इनिशियल इधर लूं और पी फाइनल इस साइड लूं तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली ऐड होता है। तो याद रखना कि डेल्टा पी जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम वी, ये 0 कभी नहीं हो सकता। ये पहला मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी इस बात के बारे में आपको बताया है। अब अगर हमसे कोई कहे कि ऐसे 10 मार्बल 1 सेकेंड में इस वॉल पर स्ट्राइक कर रहे हैं, इफ a very small conceptual question, if 10 marbles are striking the wall per second, find the average force against by wall। तो वॉल जो है वो एवरेज फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये हमको पूछा गया है। हर जो मार्बल है उसका मास सेम, वेलोसिटी भी जो भी हमने दिया है वही यूज करेंगे, हमने उसको एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा। आप ये बताएं क्या होगा आंसर इसका। Sir, 20 MV। 20 MV। ओके, आई होप सबका सेम ही आंसर आ रहा होगा। देखो ये कैसे आया, बहुत सिंपल लॉजिक है। एवरेज फोर्स हम न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर जाएं तो हमारा होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और अगर डेल्टा टी को हम 1 सेकेंड ले लें तो हमारा एवरेज फोर्स डेल्टा पी के बराबर ही होता है, यानी कि मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड। मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो टोटल मोमेंटम का चेंज है वही हमारा एवरेज फोर्स है। अब मैं कह रहा हूं कि 10 मार्बल स्ट्राइक कर रहे हैं और हर मार्बल का मोमेंटम चेंज है 2 MV, तो टोटल मोमेंटम चेंज 10 इंटू 2 MV 20 MV हो जाएगा। अगर ये 10 की जगह n मार्बल्स होते तो n टाइम्स 2 MV होता, 2 NMV हो जाता। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमको ये चीज ध्यान में होना। अब एवरेज फोर्स अगर हमसे पूछा गया तो ये हो गया 20 MV, और अगर इस वॉल को मैं स्क्वायर वॉल ले लूं, ये एक स्क्वायर वॉल है और इसका जो साइड लेंथ है वो L है, ऐसा मैं ले रहा, स्क्वायर वॉल है और साइड लेंथ L है, और जो मार्बल्स हैं वो एक ही जगह नहीं टकरा रहे, मतलब वो हर जगह यूनिफॉर्मली ऐसा टकरा रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑन एन एवरेज व्हाट इज द प्रेशर दैट द वॉल इज गोइंग टू ऑब्जर्व, और एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल, तो आप कहोगे कि सर जो भी एवरेज फोर्स है उसको एरिया से डिवाइड करना है और क्या करना है, और एवरेज फोर्स हमने निकाला है 20 MV, तो 20 MV डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो ये हो गया प्रेशर। 10 मार्बल हैं तो 10, n मार्बल्स हैं तो n। हम चाहें तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, 2 MV इंटू n डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इज द
average pressure exerted by the marble on the wall. अब ये कॉन्सेप्ट हमारा काइनेटिक थ्योरी में कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा वो मैं थोड़ा सा तुम लोग को बता दूं। देखो काइनेटिक थ्योरी जो है वो कुछ एजम्पशंस के साथ डिफाइन की गई है। अब फिजिक्स जो है वो कैसे डेवलप हुआ है इस पर भी हमको थोड़ा बहुत, वैसे तो बहुत बार इस बात पर बात हो चुकी है, बट फिर भी क्योंकि हमारा कंटेक्स्ट वैसा आ गया है कि हम लोग को कोई ऐसा कोई मैनुअल भगवान ने नहीं दिया कि देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हम लोग को चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, कुछ एजम्पशंस बनाने पड़ते हैं और एक थ्योरी बनानी पड़ती है, और वो थ्योरी अगर मैक्सिमम सिचुएशन में फिट बैठ जाती है तो हमारे एजम्पशन भी सही माने जाते हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, और उस थ्योरी को भी एक एक्सेप्टेंस मिल जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस एजम्पशंस को देखेंगे कि वो टाइनी मार्बल जैसे होते हैं, मासलेस होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रैंडम मूवमेंट है, ये सारे एजम्पशंस हैं। और ये एजम्पशंस हमने लिए हैं उस थ्योरी को डेवलप करने के लिए। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इतने सारे एजम्पशन के बाद भी वो थ्योरी से जो रिजल्ट आए उस कॉन्सेप्ट को जब हमने रिजल्ट में कन्वर्ट किया तो मैक्सिमम सिनेरियो में वो बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट से मैच करता है। इसलिए भी उस एजम्पशन को सही मानने में कोई बुराई नहीं है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस हैं और उस एजम्पशन के साथ हम डेराइव करते हैं प्रेशर के एक्सप्रेशंस को। और जो भी इनिशियल और प्रिमिटिव गैसेस लॉज जो बने थे, लाइक अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सब प्रिमिटिव लॉ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसके बहुत बाद में आया। तो जो हमारा पुराना लॉ पहले से बना हुआ है, क्या जो हमने नया लॉ बनाया वो पुराने वाले लॉ को भी ओबे कर रहा है कि नहीं, उसके साथ सिंक हो रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो नया हमारा एक्सप्रेशन आया वो पुराने सारे रिजल्ट्स को सिंक कर रहा है, और इससे हमारा ज्यादा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, CP/CV 3/2R कैसे होता है, 5/2R कैसे होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये सब चीजें हमारे इस चैप्टर में आने वाली है। तो ये भी चैप्टर वैसा छोटा है, मतलब एक दिन जैसे कल अगर क्लास हो तो मोस्ट ऑफ द थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स इसके भी अच्छे खासे हैं और हमको इस चैप्टर प्रॉब्लम्स अच्छे खासे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मैं देखूंगा एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास अपन पूरे थर्मोडायनेमिक्स और KTG कंबाइंड पर रखेंगे, और उसमें तुम लोग का एक बुधवार का ये अभी तो गैप नहीं है ना, संडे को तुम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन जब हम डिराइव करेंगे रैंडम मूवमेंट के साथ, तो ये सारी चीजें उसमें आने वाली है। उसमें काउंट नहीं होता एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोग उसमें समेशन टर्म यूज करके ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन चूंकि ये थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया ये लग गया है कि मोमेंटम चेंज क्या होता है, एवरेज मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड को फोर्स बोलते हैं, और एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोला जाता है। तो ये बात अगले दिन अगर हम इसको यूज करके एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो वहां पर हमारा काम आएगा। एक और चीज जो तुम लोग को मैं थोड़ा हिंट कर दूं, जैसे एक होता है R, एक होता है T और K, और एक होता है Na। ये R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, सबको ये बात पता है। Na इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको मोल बोलते हैं 6.022 10⁻23। ये K ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग देखेंगे। ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। क्या कोई बता सकता है कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री?
गुड। कृष्ण बताएं। R is equals to Kn है। R is equals to K into Na. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into एवोगैड्रो नंबर is our gas constant। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, कितना वैल्यू होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब बातें अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। ये कांस्टेंट है और अगर तुमको लगता है कि इसका वैल्यू कितना होगा तो तुमको R पता है, तुमको Na पता है, सिंपली R बाई Na करके तुम चाहो तो निकाल लो। लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी से आता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आता है, जो कर्व का डेरिवेशन हमारे लेवल पर नहीं है। इंजीनियरिंग में भी मतलब IIT के बच्चे भी इसको नहीं करते हैं, वो स्टैटिकल मैकेनिक्स से आता है। बट R जो है वो K इंटू Na है। K इज नॉट इक्वल टू R बाई Na, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमको ये K का वैल्यू चाहिए तो हम ये करके कुछ देर के लिए पता कर सकते हैं कि K क्या होता है। बाकी इस K का सिग्निफिकेंस इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आज ये क्लास ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग KTG स्टार्ट भी करेंगे और होपफुली थ्योरी वाइज इसको कंप्लीट भी करेंगे। तब तक आप लोग थर्मोडी के क्वेश्चन करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कशन में हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट साइड में भी हैं, आप उसको करिए। और जो डाउट्स हो, और जैसा मैंने बताया कल डाउट सेशन वैसे ही 6:30 to 7:30 हमने लगाया है। तो पेपर्स को जो बच्चे अभी तक नहीं अटेम्प्ट किए हैं, बिना अटेम्प्ट किए अगर डाउट सेशन ज्वाइन करोगे तो फिर बेकार ही बात है वो। तो कम से कम रात में भी एक बार अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद मॉर्निंग में अपने डाउट्स क्लियर कर लो। थैंक यू।